नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षा जिसका हम जिक्र करेंगे, प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की मैंने जो कल वीडियो बनाई थी, मैंने प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत अगर मैं बात करूं प्रवक्ता संवर्ग के तो जिसमें 5 खंडों में जो ये सिलेबस को जो विभाजित किया गया है उसके अंतर्गत पहला खंड मैंने कल आपको बता दिया है कि पहले खंड से प्रत्यक्ष तौर पर एक वीडियो आपके समक्ष मैंने रख चुका हूं। अब देखिए, जो ये 5 खंड है, अगर मैं एक ही वीडियो में 5 खंडों को कवर करूं तो ये जो वीडियो होगी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी और आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैं प्रत्यक्ष तौर पर जो 5 खंड है, 5 खंडों को अलग अलग तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और इस के अंतर्गत मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत। ठीक है, देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि इसके अंतर्गत 150 नंबरों का ये प्रश्न पत्र होगा और 150 अंक के इसके नंबर भी इसमें 150 अंक का ये होगा। अब बात करता हूं, जो ये परीक्षा रहेगी, जो परीक्षा की समय अवधि रहेगी, ये आपके कितना रहेगी, 2 घंटे की ये समय अवधि रहेगी। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि भैया जो ये प्रवक्ता संवर्ग प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग लेक्चरर की, तो इसको अगर मैं विषयों के आधार पर देखूं तो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका शिक्षण अभिरुचि, दूसरा है आपका सामान्य अध्ययन, तीसरा है आपका यह उत्तराखंड और चौथा आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण और 5वां जो है आपका हिंदी, सामान्य हिंदी है। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत जो 40 प्रश्न है इसमें आएंगे, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा तो 40 अंक का यह होगा। सामान्य अध्ययन के 35 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे और उत्तराखंड की अगर बात करूं तो उत्तराखंड के 30 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं सामान्य बुद्धि परीक्षण की अगर बात करूं तो 25 अंक के ये प्रश्न नंबर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के यहाँ पर 20 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल अगर बात करूं तो 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र आपका होगा। देखिए, मैंने कल जो जिक्र किया था शिक्षण अभिरुचि का जो पहला खंड है वो खंड आपके सामने मैंने कल रखा था। आज जो हमारा जो खंड रहेगा वो खंड आपका 2 रहेगा। देखिए, खंड 2 के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, क्या चीज इसमें हमें पढ़नी चाहिए, किस चीज को महत्वपूर्ण है, ये हमें इसमें देखेंगे। देखिए, खंड 2 अगर मैं बात करूं, जो आपका 35 नंबर का एक खंड 2 कितना अंक का, अगर मैं कहूं ये 35 अंक का ये रहेगा। 35 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे तो 35 अंक का ही ये आपका खंड 2 रहेगा। बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण, अगर कहें कहीं ना कहीं ये इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ से सर्वाधिक नंबर जो बच्चे खींचते हैं, जो इस परीक्षा को जो उत्तीर्ण करने का जो सबसे बड़ा जहाँ पर नंबर खींचना है, तो ये खंड 2 है जहाँ से आपके सर्वाधिक रूप में प्रश्न नंबर यहाँ पर खींचे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो देखिए, यहाँ पर जो पूछा जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर यह आधारित ये रहेगी। अब देखिए, भारत के अंतर्गत जो वर्तमान समय में जो घटनाक्रम घटे हैं, ठीक है, जैसे आपका अगर मैं कहूं कि अभी जो हमारे देश में जो G20 सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, और इसकी जो G20 सम्मेलन की जो बैठकें कहाँ कहाँ आयोजित हुई थी, ठीक है, और पहला उत्तराखंड में G20 की बैठक कहाँ हुई थी, कितने दिन तक ये रही, ऋषिकेश में रही या जैसे अभी दिल्ली में हुई थी, फिर आपके कश्मीर में हुई थी, अलग अलग जो G20 के सम्मेलन ये हुए थे, इससे संबंधित ये रहेगा। ठीक है, ये घटनाक्रम। और अब मैं अगर कहूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे यूक्रेन युद्ध की बात करूं या फिर हमारे जो द्वैत संबंध है, हमारी जो विदेश नीति है, अगर वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, या फिर कहें अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना हम दूसरे देशों से कितने आगे बढ़ चुके हैं, या कहें जो आपको पता है कि अभी चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया था वो कब किया गया था, ये राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत आ गया। और यहाँ पर आपके जो सूर्य मिशन जो आदित्य प्रथम जो लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था, जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति के बारे में भी पूछा जाएगा, वो कौन से नंबर की है, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, वर्तमान समय में ये भी पूछा जाएगा कि तमिलनाडु में किसकी सरकार है और उत्तराखंड में कब ये चुनाव हुए थे, या प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड में जो ऑनलाइन जो ट्रेन को जो हरी झंडी दिखाई दी गई थी वो किस तिथि को दिखाई गई थी। ठीक है, और ऑल वेदर रोड में कब इसकी शुरुआत की थी, कितना रुपया इसमें धनावंटन किया, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत पूछी जाती है। भारत की और अंतर्राष्ट्रीय
अन्य देशों की, देखिए भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी घटनाक्रम जो हाल फिलहाल के दिनों में या कहीं महीनों में जो घटित हुए हैं उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपको खेल एवं मनोरंजन, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खेल कूद या मनोरंजन से संबंधित फिल्म जगत की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में आपने देखा होगा, अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर घटना की बात करूं तो आपको पता होगा कि हमारे भारत के एक नया शतरंज चैंपियनशिप के तौर पर एक नया बालक हमें जो मिला है उसका क्या नाम है पूछा जा सकता है। ठीक है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसने अभी विश्व चैंपियनशिप यहाँ पर शतरंज की चैंपियनशिप जीत चुके हैं। और अगर बात करो आपको नीरज चोपड़ा को पता होगा कि डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। जो उन्होंने अपना जो सर्वाधिक जो उनका स्कोर था जो जेवलिन थ्रो में जो उन्होंने 87 पॉइंट कुछ फेंका था, तो उससे ऊपर उन्होंने इस बार वो थ्रो किया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को कीर्तिमान के तौर पर ये स्थापित किया। और देखिए यहाँ पर जी आपके जो आईपीएल के मैच हुए थे, कहाँ हुआ, कौन जीता है, किसने सर्वाधिक रन बनाए, और ये तमाम चीजें इसमें पूछे जाते हैं। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ये तमाम चीजें आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि आपको जो ये मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो घटनाक्रम रहा ये कब घटा, ये तमाम चीजों के बारे में ये पूछा जा सकता है। अब अगर मैं खेल कूद की बात करूं तो आपको अगर उत्तराखंड के आप लोग हैं तो आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के गोल्डन गर्ल के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मानसी नेगी ने जो वॉक रेस में हाल फिलहाल में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन से जगह पर इन्होंने वॉक रेस के अंतर्गत आपके ये सिल्वर मेडल जीता, तो आपको ये पता होना चाहिए जो चाइना के अंतर्गत ये जो उनका हुआंग शहर था वहां पर जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, तो वहां पर इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सिल्वर मेडल इन्हें प्राप्त हुआ था। तो जो खेल कूद से तमाम जो घटनाक्रम जो रहेगा, ठीक है, चाहे बैडमिंटन के क्षेत्र में कहूँ या क्रिकेट के क्षेत्र में कहूँ, ठीक है, अभी क्रिकेट के अंदर का कौन सी सीरीज अभी हमने जीती थी, ये तमाम चीजें आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखिए मनोरंजन की अगर बात करो तो हाल फिलहाल में ही अगर आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर घटना की बात करूं तो ऑस्कर अवार्ड से किस मूवी को सम्मानित, भारत के कितने ऐसी मूवियां हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड के अंतर्गत नॉमिनेट किया गया है और उसको कहीं ना कहीं देखिए आपको ये पता है कि जो नाटू नाटू जो मूवी है आर की जो मूवी है, ठीक है, इसके डायरेक्टर कौन थे ये पूछा जाता है। ठीक है, आर की कृपलानी जो थे, और साथ ही इसके जो फिल्म अभिनेता वो कौन है ये पूछा जा सकता है। और इसके आर के किस चीज को ये ऑस्कर नॉमिनेट किया गया, तो इसका आपको बताना चाहिए जो आर का जो सॉन्ग है इसको क्या किया गया, जो ओरिजिनल कैटेगरी सॉन्ग में इसको क्या दिया और ऑस्कर अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। और आपको पता होगा कि भैया भारत की जो एलिफेंट जो मूवी है, अभी उसका पूरा नाम मुझे अभी नहीं आ रहा, तो वो उस मूवी को नॉमिनेट किया गया था। और आपको बता दूं अभी हाल फिलहाल में ही दादा फाल्के पुरस्कार किसे मिला गया है, और साथ ही जो बेस्ट एक्टर और बेस्ट हीरोइन के रूप में अगर मैं बात करूं तो वो किसको दिया गया, कौन सी बेस्ट मूवी के रूप में किस व्यक्ति को दिया। हाल फिलहाल में अगर बात करूं तो जो रेमन मैग्सेसेन जो पुरस्कार है इस वक्त जो भारत के किस व्यक्ति को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था, 2022 में कौन था, ये चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस पर, ठीक है, कि जो हमारे गणतंत्र दिवस के अंतर्गत जो किस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था, ऐसे पूछा जाता है। दादा फाल्के पुरस्कार कौन सी मूवी, अब बाल मूवी के अंतर्गत किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी के रूप में दिया, बाल कलाकार के रूप में किसको दिया गया है, कौन से म्यूजिक डायरेक्टर को ये बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर दिया गया है, या सिंगिंग के क्षेत्र में, या कहें आपके जो आपके साइड सिंगिंग करते हैं उनको उनमें से किसको बेस्ट लिरिक्स के तौर पे ये दिया गया है। तमाम चीजें आपकी चाहे खेल कूद की बात करो या मनोरंजन की बात करें तो ये तमाम चीजें तो ये आएंगी। देखिए अभी गदर 2 जो रिलीज हुई थी, तो और साथ ही आपके रजनीकांत के साउथ की जो मूवी भी रिलीज हुई थी, और साथ ही अभी जवान, तो बॉस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑफिस पर किसने कितनी ज्यादा कमाई करी, कौन सी मूवी थी, एक अगर मैं कहूँ अगर फिल्म जगत की बात करूं तो कौन सी ऐसी मूवी थी जिस मूवी को संसद में उसको दिखाया गया था, पहले संसद में
आपको बड़ा सा स्क्रीन लगा के वहां पर जो सांसद थे, पूरे सभासदों ने अगर कहें, जो सांसद के अंदर जितने भी सांसद है उन लोगों ने इस मूवी को संसद के अंदर देखे। तो वो कौन सी मूवी थी, तो आपको पता होना चाहिए गदर 2 वो मूवी थी जिसको संसद के अंदर इसको चलाया गया, इसका फिल्मांकन किया गया। ठीक है, ये तमाम चीजें पूछी जा सकती हैं। अब देखिए, अब जो महत्वपूर्ण चीजें जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं उसको भी ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात करूंगा कि जो खेलकूद की बात कर दी, अब मैं कहूंगा तीसरा पॉइंट यहां पर देखिए, इतिहास। इतिहास की बात करो तो इतिहास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास के अंदर क्या क्या चीजें आपकी पूछी जा सकती है। देखिए, भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर विश्व का इतिहास भी यहां कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। क्रांतियां आपकी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और साथ ही ये इसके अंदर क्या दिया जाएगा, देखिए यहां पर प्राचीन व आपके मध्यकालीन और साथ ही आपको मैं कहूं आधुनिक इतिहास के बारे में यहां पर पूछा जाएगा कि बड़े प्राचीन काल में इतिहास की अगर मैं कहूं, जहां से अगर मैं कहूं हड़प्पा सभ्यता से लेकर ईंटे और मनकों से अगर हम प्रारंभ करें तो यहां से लेकर आपके आधुनिक इतिहास तक, वर्तमान समय तक की जो घटनाक्रम रहा, तो इसका पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको क्या करा जाएगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा। देखिए, और साथ ही अगर मैं बात करूं इसके साथ जो संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, संस्कृति की बात करेंगे। साथ ही आपके जो राष्ट्रीय आंदोलन रहे, समय समय पर जो राष्ट्रीय आंदोलन रहे, उन आंदोलन के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन जो टॉपिक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण। अब देखिए, आपको एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, और साथ ही राष्ट्र के निर्माण में जो गतिविधियां रही थी, राष्ट्र के निर्माण से संबंधित, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये यहां से पूछे जाए। अब जो महत्वपूर्ण चीज है आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इसके अंतर्गत जो इतिहास के अंतर्गत, पहले तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा इतिहास के अंतर्गत कि हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। मैं कुछ किताबें आपके सामने साझा कर रहा हूं, तो इन किताबों को मुझे लगता है कि आप अगर क्रय करोगे तो निश्चित रूप में आपका LT क्या PCS, यहां तक कि UPPSCCS या कहे UPSC भी क्लियर हो सकता है यदि इन चीजों का आपने विशेष रूप से ध्यान दिया। ठीक है, कुछ किताबें रख रहा हूं, इन किताबों को अगर आप क्रय कर सकते हैं मार्केट से या फिर ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले प्रारंभ करूंगा। यहां पर देखिए कुछ किताब मैंने यहां पर लाया हूं। देखिए 3 भाग हैं। पहला भाग ये देखिए, ये किताब है आपके 12th, ये 11th और 12th की जो किताबें होती हैं NCERT बेस ये किताब है, इसको देख लीजिए। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 ये दिया गया है। इसके अंदर ये किताब को विशेष रूप से इन्हीं किताबों से NCERT पर आधारित क्या बनता है, आपका जो ये पाठ्यक्रम, ये पेपर जो बनता है NCERT पर बनता है। याद रखिएगा, NCERT की पहली किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ये देखिए, ये है। देखिए इसके अंतर्गत क्या दिया है, आपको स्मरण करा दूं। यहां पर देखिए, मैंने जो विषय की बात करी थी भैया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, अगर हम बात करें तो यहां पर पहला ही सब्जेक्ट है ये जो आपका यहां पर देखोगे, ये आप देख पा रहे होगे। तो यहां से ही आपके क्या बनते हैं, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगर आपने यहां से डिटेल में विस्तार से पढ़ा तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। ज्यादा मोटी भी नहीं है, आप इनको पढ़ सकते हो। देखिए पहला जो चैप्टर है हिस्ट्री का, ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ होता है और प्रागैतिहासिक काल की तमाम चीजें आ जाएंगी। और साथ ही अगर मैं बात करूं राजा और किसान नगर कि भैया यहाँ पर आरंभिक राज्य व्यवस्था किस प्रकार से रही, बंधु जाति व वर्ग के संबंध में विश्वास करेंगे, तो ये यात्रियों की नजर से तमाम चीजें। देखिए जो पहला चैप्टर की मैंने जो बात करी, ये आप इसे देख पा रहे होंगे। तो ये पहली किताब आपके सामने ये रहेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरी किताब जो है NCERT की, देखिए NCERT बेस पर जो दूसरी बुक है उसको भी आपके सामने मैं साझा करता हूं। ये शायद आपको कोई ना बताए, मैं इन्हीं किताबों से आप पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए जो दूसरी किताब है, दूसरी किताब का अगर मैं बात करूं भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इसके अंतर्गत भी दूसरा भाग है। अब इसमें क्या चीजें दी गई हैं इसको भी हम देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है
कि समाज के बारे में और उसकी जो प्रारंभिक 2वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य यात्रियों पर नजर, और भक्ति या कहें सनातन धर्म में जो भक्ति सूफी परंपराएं रही, और साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार, किसान और जमींदार और राज्य के बारे में पूछा जाता है, उपनिवेशवाद, और ये जो हमने बात करी थी कि भैया यहाँ पर जो आंदोलन राष्ट्रीय विरोध जो 1857 से जहां से हमारी ये क्रांति का आंदोलन का जो बिगुल फूका था, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाऊंगा, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको साझा कर रहा हूं। देखिए इस प्रकार से तमाम चीजें ये पूछी जाती है। इसको देखिए, मैंने आपकी 2 किताबें आपके सामने हिस्ट्री की रखें, तो हिस्ट्री की 2 किताबें देख ले, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग भी आपके सामने मैं ये रखने जा रहा हूँ। 3 किताबें ये आप देख पा रहे होंगे, 3 किताबें एनसीईआरटी पर बेस्ड। ये इन्हीं को यदि आपने पढ़ लिया तो निश्चित रूप में आपकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये पूरा जो दिया गया है ये आपके आंदोलन पे बेस ये रहा है। ये किताब आपकी तीसरी किताब जो है तो आंदोलन पे बेस ये है। अब इसमें क्या दिया गया, देखिए इसका मैं पाठ्यक्रम को देखता हूं। अगर मैं कहूं कि उपनिवेशवाद, देखिए जहां से फ्रांसीसी क्रांति उदय हुई थी और साथ ही आपके 1857 की क्रांति, ये देखिए जो पर्टिकुलर एक चैप्टर आप देखते होंगे, इसमें एक राष्ट्रीय आंदोलन की किताब आती है रेड कलर की है, जिसमें गांधी जी चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो भाग है आपका महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा से लेकर जो प्रारंभ होता है, आज भारत जब तक आजाद हो जाता है तब तक इसमें बारे में दिया गया है, और साथ ही संविधान का निर्माण, यहां तक की अगर बात करूं तो आप उपनिवेशवाद से लेके चलोगे तो जहां हिस्ट्री कहां समाप्त हो जाती है आपके, अगर बात करें तो जो ये संविधान का निर्माण की जो बात करें, एक नई युग की जो शुरुआत हुई थी 1947 से अगर मैं बात करूं, तो यहां से आपके पॉलिटिकल साइंस की चीजें आ जाती हैं और इतिहास के कुछ ऐसे तत्व भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 3 चीजें आपने अगर इन 3 किताबों को अगर पढ़ लिया तो ये आपकी बेड़ा पार ये कर देंगे। याद रखिएगा 3 किताबें आपके सामने मैंने साझा कर दी है। ठीक है, अब जो है अगला टॉपिक भी आपके सामने मैं साझा करता हूं। अगला टॉपिक है आपका भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत और, देखिए चौथा है भारत का, ये यहां पर याद रखिए, भौगोलिक क्षेत्र या कहें भारत का भूगोल या कहें विश्व का भूगोल की बात है, ये भूगोल की याद रखना, भारत का साथ ही विश्व का भूगोल की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चैप्टर होता है। आप देखोगे एक ज्योग्राफी की थोड़ा सा मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा, विशेष रूप से इस किताब को अगर ले लोगे तो निश्चित रूप में आपका भी सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको दिया जाता है, मैं टॉपिक आपको बताता हूं इसके अंदर क्या भूगोल के अंतर्गत क्या दिया गया है। पहले दिया जाता है कि विश्व का भूगोल के अंतर्गत जो दिया जाएंगे आपको, वो दिया जाएंगे भूगोल की शाखाएं किस प्रकार के भौगोलिक जो खोज हैं, जो प्रमुख ऐसे भौगोलिक जो चीजों क्षेत्रों को हमने जो खोजा उसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पूछा जाता है कि मानचित्र भूतल के बारे में पूछा जाएगा, और साथ ही विश्व के जो प्रमुख जो देश है उनकी राजधानी इत्यादि के बारे में, और विश्व के भूगोल का अदृष्ट क्षेत्र की अगर बात करें तो अब देखिए भाग 1 के अंदर जो ये यहाँ पर आपको मैं दर्शा रहा हूँ, ये देखिए अगर आपने ये किताब ली, अगर इसको ढंग से पढ़ा तो निश्चित रूप में आपको यहाँ पर सिलेक्शन होना निश्चित है। देखिए ये किताब देख लीजिए, आप सभी के पास अगर नहीं है तो इसके प्रत्यक्ष तौर पर क्रय कर लीजिएगा। परीक्षा वाणी से संबंधित ये किताब है और आपकी बौद्धिक प्रकाशन इलाहाबाद से ये 170 रुपए की किताब है, इसको आप ले लीजिएगा। पहले कोशिश कीजिएगा विस्तार से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी होगी, उसके भूगर्भ का इतिहास के बारे में जानते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास की जो हमने कहा महाद्वीपों और महासागरों के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे आपके, चट्टाने, मैदान, झील और ब्रिज, बल और
भूमिगत जल और हिमनदों के बारे में, पवनों के वेग के बारे में, और साथ ही भूपटल पर परिवर्तन की बात करें, ज्वालामुखी और भूकंप के पर्वत और पठार, द्वीप, नदियों के कार्य और सागरी जल के कार्य, और जो घटिया धरातल होती हैं और परिसीमन स्थलों के बारे में अगर, और साथ ही अगर मैं बात करूं आपके जलमंडल वायुमंडल के बारे में तो पूछा ही जाता है। अगर हम बात करें दूसरा जो पॉइंट है आपका विश्व का महाद्वीप भूगोल की अगर बात करें, एशिया पैसिफिक की बात करें, और अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, और अगर हम कहें ओशियन ये है, और अंटार्कटिका, और विश्व के अधीन जितने भी क्षेत्र आते हैं अगर। और तीसरा पॉइंट अगर भूगोल के अगर दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक भूगोल के अगर करें तो विश्व में कृषि और विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन, और साथ ही अगर बात करूं विश्व में परिवहन के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। अगर हम पॉइंट 5 को देखें तो इसमें जो भाग चौथा जो दिया गया है मानव भूगोल, मानव की प्रजातियों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रवास किस प्रकार से उनके द्वारा किया गया है, मानव विकास जो रिपोर्ट सूचकांक 2015 है वहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, ग्रामीण और नगरीय अधिवक्ता और लैंगिक रिपोर्ट, ये सर्वेक्षण 2015 के बारे में पूछा गया है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने ये इतना ही लिखा है तो ये मत सोचिएगा इतना ही होगा, पूरा जो मैंने आपको अभी वर्णन करके सुना है तो वो तमाम चीजें इसमें पूछा जाएगा। ये किताब को सजेस्ट कर लीजिए, ये किताब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप क्रय कर लीजिएगा और साथ ही विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे जो अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट भी देखिए वीडियो लेंथी होती जा रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन भी है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी इसे साझा कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, जैसे भूगोल के अंतर्गत आ जाता है कि भैया प्रकार, नियोजन, संरक्षण और समृद्धि के बारे में बात करते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है, जो जहां से आप सबसे ज्यादा प्रश्न या कहें सबसे ज्यादा आप चीजों को निकाल सकते हो, प्रश्नों को ये उत्तर दे सकते हैं। भारत का संविधान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, देखो पहले तो मैं पॉलिटिकल साइंस की अगर बारे में बताऊं तो पॉलिटिकल साइंस की आप जिस प्रकार से मैंने आपको ये जो एनसीईआरटी की जो किताबें दिखाई तो उसी टाइप की आपकी पॉलिटिकल साइंस की भी ये किताबें होती हैं 11th से लेकर 12th। पहला 11th की अगर पहली किताब की बात करूं संविधान क्यों और कैसे, यहाँ से पहला भाग ये प्रारंभ होता है। तो इस किताब को हाई स्कूल 11th और 12th की किताबों को आप कराई अवश्य कर ले। सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें को आप क्या कर ले, कराई कर लीजिए। देखिए एक किताब और सजेस्ट करूंगा, ये बहुत अच्छा है। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के स्तरीय जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो महेश कुमार बर्थवाल साथ ही शैलेंद्र कुमार ये रस्तोगी ये जो हैं इनकी ये जो किताब है ये वॉल्यूम 2 है, बहुत अच्छी किताब है। एनसीईआरटी पर ही ये बेस, देखिए एनसीईआरटी इसमें लिखा है। इसमें जो प्रश्नों का समावेश दिया गया है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। तो किस प्रकार से क्या चीजें हैं देखिए। अब इसमें आपको जो दिया जाएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए जो आपका जो सिलेबस है मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि इन चीजों ये इस बुक को आप तो बिल्कुल करे कर लीजिए, बहुत शानदार ये किताब है। और अगर आप देखें जो मैंने हिस्ट्री की जो बारे में बताया तो हिस्ट्री तो है ही, अगर ये किताब अगर मिल सकती है, ये भी एनसीईआरटी पे बेस है, ये आपके ज्ञान चंद्र यादव जी की है। ये किताब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 340 रुपये के आसपास ये किताब है। ठीक है, और देखिए आप अगर पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करूँ, अगर पॉलिटिकल साइंस की किसी बच्चे के पास यदि आपके पास लक्ष्मीकांत की यदि किताब है, सबसे बेस्ट किताब आपके पॉलिटिकल साइंस की जो मानी जाती है लक्ष्मीकांत की किताबें मानी जाती है। 450-500 के आसपास की किताब आएगी, बहुत मोटी है, विस्तार पूर्वक उसमें दिया रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर पढ़ना चाहते हो, जो बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, अगर ये किताब को आप कराए कर लेते हो, अगर इसे ध्यान पूर्वक अगर पढ़ लेते हो ना तो यही आपका जो एलटी का जो पॉलिटिकल साइंस का जो नंबर आएंगे यहीं से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मैं किताबें भी आपको यहाँ पर सजेस्ट करते हुए जा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं
बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान की, अगर बात करूँ भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको जो पूछे जाएंगे कि आपके भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, कब इसका हुआ, आपकी अगर मैं बात करूँ इसमें किस प्रकार से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किस प्रकार से जो आपके एक्ट चले, चाहे जितने भी एक्ट चले, भारत अधिनियम जो चले, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए एक्ट से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन तो आपसे बनेगा ही बनेगा, ये लेके चलिए जितने भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस की तैयारी, देखिए भारतीय संविधान का विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो जो चीजें आई और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो चीजें, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर से इंडिया एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आया, फिर दूसरा चार्टर, तीसरा चार्टर, चौथा चार्टर एक्ट आया, फिर उसके बाद भारत अधिनियम की बात करूं तो भारत अधिनियम 1858 में, फिर 1861 में आया, 1892 में, 1909 में, फिर 1919 में, 1935 में, फिर जाके 1947 में जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम ये आया। उससे पूर्व जो थे भारत शासन अधिनियम ये चल रहे थे, तो इसके अंदर ये तमाम चीजें पूछी जाएंगी। और देखिए संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर पूछा जाता है तो क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत, देखिए मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं तो उसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिया है कि भारतीय संविधान का विकास का भारत का जो संवैधानिक विकास हो गया है, किसवें मिशन, वेरस मिशन या शिमला सम्मेलन या कैबिनेट मिशन 1946 जो था वो बहुत ज्यादा में अंतिम सरकार का गठन किया, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगर अधिनियम की अगर 1947 की जो बात करें, संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात करें, संविधान सभा की समितियों की बात करें, प्रारूप समिति संवैधानिक विकास के चरण कितने चरणों में रही, 3 चरणों में ये रहा, आपको बता दूं। तो संविधान का लागू किस प्रकार से किया गया, भारतीय संविधान की विशेषताओं की अगर बात करें तो जो ये पॉइंट दिया है यहाँ पर आप आपके पास ये होगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत जैसे भारत की विशेषताएं क्या है और उसमें संविधान की प्रकृति कैसी है, राष्ट्र के प्रति कैसे हैं, यह तमाम आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहें नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आलोचना कैसे की जाए, राज्य नीति तत्व के सिद्धांतों के पीछे की संस्कृति क्या रही, नीति निर्देशक तत्व की उपयोगिता क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत का विवरण किस प्रकार, जो नीति निर्देशक तत्वों के बाद क्या क्या इसमें संशोधन क्या किया गया, निर्देशक तत्व जोड़े गए, भाग 4 के बाहर इसे क्यों रखा गया है, और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, ये तमाम चीजें इसमें पूछे जाता है। अब मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो उसमें मूल कर्तव्य के अंतर्गत बात करूं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए स्वर्ण समिति ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो इनके तमाम चीजें हुई, स्वर्ण समिति अगर आपने पढ़ा होगा कर्तव्य का क्रियान्वयन कैसे किया, मूल कर्तव्यों की विशेषताएं क्या होती हैं, मूल कर्तव्यों की और आलोचना क्या होती है, मूल कर्तव्यों का महत्व क्या होता है, अगर आप ये चीजें पढ़ लेते हो तो आपका निश्चित रूप में यहाँ पर होगा। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं उपभोक्ता, तो उपभोक्ता की अगर जहां पर मैं बात करूं तो उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, तो उपभोक्ता से संबंधित मूल कर्तव्य तमाम चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और संविधान में संशोधन किस प्रकार से रहे, संशोधन साधारण बहुमत से द्वारा संशोधन होता है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष सत्र या अनुच्छेदों के अंतर्गत 398 अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर अधिकारों की बात करी जाती है और 1868 का जो मैंने कहा कि जो यहाँ पर अधिनियम था सूचना का अधिकार की बात करते हैं यहाँ पर, और आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की अगर बात करते हैं, ये तमाम चीजें इसके अंदर पूछी जाती हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये तमाम चीजें, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार और अल्पसंख्यक, ये जो महत्वपूर्ण निकाय हैं इनके बारे में पूछा जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिकार है वो नियम है उनके बारे में पूछा जाता है। और सामान्य ज्ञान, अगर सामान्य विज्ञान की अगर बात करूं, जो सामान्य विज्ञान के अगर मैं साइंस की बात करूं, देखिए यहाँ पर साइंस है 6 नंबर का बंद, विज्ञान की अगर बात करूं तो विज्ञान के अंदर आप क्या देखोगे, आपकी तो ये देखिए दैनिक जो जीवन में जिनका जो प्रयोग आप लोग कर रहे हो ना, चाहे दूध का दही बनना, दही से आपकी छाछ बनना, लस्सी बनना, या जो भी चीजें आप क्रियान्वित करते हो साइंस से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हो, तो उससे संबंधित तमाम चीजें इसमें पूछी जाती हैं जो आपको साधारण रूप में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये होंगी। और जो आप
विज्ञान के रूप में जिन चीजों को यूज करते हो वहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण का विकास के कारण पर्यावरण से संबंधित तमाम चीजें की पर्यावरण में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब बने, तमाम चीजें उसमें पूछी जाएंगी कि भैया ये तमाम चीजें क्या रही, कब ये। ठीक है, और जनसंख्या समस्या क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, और ठीक है पर्यावरण को प्रदूषण करने के कारण कितने मंडल होते हैं, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, और ठीक है इसके घटक के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रकृति में सबसे बड़ा जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके। जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये तमाम चीजें जो ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से अगर कहें जो विश्व सम्मेलन होते हैं उनका क्या महत्व है। इस बार की अगर मैं कहूँ G20 सम्मेलन में क्या विश्व पर्यावरण से संबंधित कोई ऐसी चर्चाएं हुई, इसका क्या थीम रखी गई थी, ये तमाम चीजें पूछी जाएंगी। अब जहां पर मैं कहूँ राष्ट्रीय आय की अवधारणा की अगर बात करूं, जो आपकी इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं, तो यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स की भी किताब रखी हुई है, आपको मैं किताब से साझा करता हूँ। देखिए इकोनॉमिक्स की इस प्रकार से किताब आती, कक्षा 11 की किताब है, आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए 2 किताबें हैं, एक तो समष्टि और व्यष्टि, 2 किताबें आपकी समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक सूक्ष्म, एक आपको माइक्रो। ठीक है, माइक्रो और व्यष्टि। देखिए अगर मैं अर्थशास्त्र की अगर बात करूं तो उसमें स्वतंत्रता से पूर्व पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, उपनिवेश कृषि क्षेत्र में औद्योगिक विदेशी व्यापार, जनांगीकी परिस्थितियां हुई, व्यवसायिक संरचना किस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या, कृषि का, उद्योग का, व्यापार का, साथ ही व्यापार नीति, और साथ ही आपको बात करूं जो दूसरा है आपका आर्थिक सुधार अधिनियम 1991 से लेकर जो वर्तमान तक अगर बात करें, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां कौन से, निर्धन कौन है, निर्धनों की पहचान कैसी होगी, और निर्धनों की संख्या कितनी है, और निधन क्यों होते हैं, ये तमाम। भारत में मानव पूंजियों का निर्माण की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की यहाँ पर रोजगार समृद्धि की बात करते हैं। ठीक है, और आर्थिक संरचना क्या है, और पर्यावरणीय और अवधारणीय विकास के बारे में बात करते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको याद रखिएगा, ये किताब आप ले लीजिएगा। इसमें संपूर्ण रूप से आपके अगर बात करें जो आपके ये दिया गया है, देखिए ये आप इसको पढ़ लीजिए, ये जो चीज आप देख पा रहे होगे अपने इसमें, तो ये संपूर्ण वृत्तांत इसमें दिया हुआ है। जो मैं आज से जो सेशन लेके आया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। ठीक है, ये तमाम किताबें आज मैंने आपको जो साझा की हैं, तो कम से कम इन किताबों को आप कराई कर लीजिए। और ये देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, GDP क्या है, कितना हमारा देश वर्तमान समय में, हमारा देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना उसमें कर्जा है, तमाम चीजें इसमें पूछे जाते थे। और जो हमारे 5 मिलियन ट्रिलियन टन की जो हमने अर्थव्यवस्था जो रखी है वो क्या है, कितना बजट वर्तमान समय में पेश किया, कितना घाटा हुआ, कितना तमाम चीजें इसके बारे में पूछा है। आज का जो हमारा जो विशेष रूप से जो टॉपिक था वो आपके खंड 2 पर जो सामान्य अगर बात करूं सामान्य अध्ययन पर था। दूसरा पॉइंट आज हमारा सामान्य अध्ययन। जो मैं कल जो नया टॉपिक लेके आऊंगा वो आपका उत्तराखंड राज्य से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी किताबें उसमें देखना चाहिए। तो 30 नंबर के प्रश्न होते हैं। और देखिए आप सर्वाधिक जो नंबर आप खींचते हो ना, एक तो सामान्य अध्ययन से और उत्तराखंड से सबसे ज्यादा नंबर खींचते हो। और साथ ही अगर बात करो हिंदी, यदि आपका 20 और 30 ये 50 हो गया, 50 60 70 80 85 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाते हैं। अगर आप देखोगे इन 3 सब्जेक्ट को, थोड़ा सा आपको सामान्य बुद्धि परीक्षण से अगर आपने 10-20 नंबर क्वेश्चन ले आए, 40 में से यहाँ 15-20 नंबर लेके आए, तो कम से कम आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो मैं विशेष रूप से जो भी LT प्रवक्ता समवर्ग की जो स्क्रीनिंग की परीक्षा दे रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा के जो बच्चे बैठ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए, बहुत से बच्चे इसमें नए होंगे, पुराने होंगे, सबको अनुभव है, तो सभी लोगों ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं दी होंगी, तो आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट अवश्य कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।